व्हाइट स्नो फील्ड। इसे दुनिया का सेंटर कहा जाता है। एक जम गई बंजर जमीन जहां खौफनाक क्रीचर्स भरे पड़े हैं। इनमें एक बहुत बड़ा व्हाइट सरपेंट है जो ग्लेशियर्स को निगल जाता है। एक विशाल ग्रे बियर जिसके कदमों से धरती हिलती है। और एक कर्स्ड रैट जो पूरे समुंदर को जहरीला बना सकता है। लेकिन इतने खतरों के बाद भी एक एम्परर जो वहां से बचकर निकला था, उसका कहना था कि असली खतरा ये मॉन्स्टर्स नहीं है। स्नोफील्ड के बीचों बीच एक बंदा एक खतरनाक स्कॉर्पियन जैसे बीस्ट से लड़ रहा है। जंग काफी तेज थी पर ज्यादा देर नहीं चली, क्योंकि उसने तुरंत उसे ढेर कर दिया। उसके बाद उसके एक साथी ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि एक बारबेरियन से और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो अपनी इग्नोरेंस को किसी मेडल की तरह दिखाता है। सिल्वर बालों वाला वो यंग मैन गुस्से में बुदबुदाया कि पता नहीं कब तक उसे इन बेवकूफों का साथ देना पड़ेगा। तभी उनके ग्रुप की एक लड़की ने मासूमियत से पूछा कि इग्नोरेंस क्या होता है और क्या ये खाने की चीज है, जिसपे उसने एक ठंडी आह भरी और कहा कि रहने दो। अगले ही पल वो उन पर चिल्लाया, क्योंकि उन्होंने वो खाना खा लिया था जिसके लिए उसने मना किया था कि वो उन्हें मार देगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने एक हफ्ते का खाना खत्म कर दिया, पर उस लड़की और गंजे आदमी ने उसके गुस्से को एक तारीफ समझा। अचानक वो गंजा आदमी ग्रेटा अपना पेट पकड़कर बेहोश हो गया। लड़की पैनिक हो गई और उसे उठाने के लिए चीखने लगी। इस हंगामे के बीच वो सोचने लगा कि ये वो लाइफ बिल्कुल नहीं है जिसका उसने सपना देखा था। वो पुरानी यादों में खो गया, जब वो मैजिक और वंडर वाली फैंटेसी वर्ल्ड में रहना चाहता था। उस सपने के लिए उसने अपनी जॉब छोड़ी और एक लंबी जर्नी पर निकल गया। अर्थ का सबसे ऊंचा पहाड़ चढ़ा, उसके कोर तक गया और प्लैनेट के सदर्न मोस्ट पॉइंट तक भी पहुंच गया। पर आखिर में कुछ नहीं हुआ। हर रात वो दुआ करता कि काश वो इस बोरिंग रियलिटी से निकलकर किसी फैंटेसी वर्ल्ड में जाग सके। उसकी लाइफ की सच्चाई मैजिक से बहुत दूर थी, पर उसने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। और फिर एक दिन उसकी दुआ कबूल हो गई। सीन पास्ट में शिफ्ट होता है। एक आदमी ठंड से कांप रहा है और बर्फ उसके चेहरे पर लग रही है। उसके साथी ने वार्निंग दी कि और ज्यादा फर लपेट लो वरना जमकर मर जाओगे। ये लोग एक मर्सनरी ग्रुप का हिस्सा हैं जो अपने कैप्टन के साथ इस खतरनाक व्हाइट स्नो फील्ड को क्रॉस करने निकले हैं। एक मर्सनरी ने शिकायत की कि ये मिशन सुसाइडल है, चाहे रिवॉर्ड कितना भी बड़ा हो। इस बंजर जमीन को क्रॉस करना पागलपन है। कैप्टन ने उसे चुप कराया और याद दिलाया कि उन्होंने ही ये जॉब एक्सेप्ट की थी। पर मर्सनरी ने पलट कर कहा कि किसी ने नहीं बताया था कि यहाँ इतनी खतरनाक ठंड होगी। एक गर्म और इंसुलेटेड कैरेज के अंदर एक बूढ़ा सर्वेंट एक यंग नोबल वुमन की तरफ झुका। लेडी मोलिना ऑफ हाउस अकाशा, क्या आप ठीक हैं? उसने शांति से जवाब दिया, मैं ठीक हूं। बाहर से गार्ड्स की चिल्लाने की आवाज आ रही थी जो ठंड की शिकायत कर रहे थे। सर्वेंट ने उन्हें बदतमीज कहा, पर मोलिना ने उनका बचाव किया और कहा कि इतना सख्त मत बनो। सिर्फ यही लोग थे जो इस खतरनाक सफर में हमारी हिफाजत के लिए तैयार हुए। उसने ये भी कहा कि गार्ड्स को अंदर बुला लो क्योंकि ठंड बर्दाश्त के बाहर है। सर्वेंट ने साफ मना कर दिया और उसे याद दिलाया कि वो जानती है कि इस बर्फ के पीछे क्या छुपा है। तुम्हारा मतलब मॉन्स्टर्स? उसने गेस किया। सर्वेंट ने सर हिलाया और एक पुरानी कहानी सुनाई। बहुत पहले एक एम्परर जो पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था, उसने व्हाइट स्नो फील्ड को जीतने की कोशिश की थी। इसके लिए वो अपने सबसे पावरफुल वॉरियर्स और सोल्जर्स को लेकर वहां गया। सालों बाद उसका एम्पायर खत्म हो गया और वो अकेला वापस लौटा। वो बूढ़ा हो चुका था और उसका दिमाग खराब हो गया था। उसने स्नोफील्ड के मॉन्स्टर्स की बात कंफर्म की, पर यह भी कहा कि सबसे डेंजरस चीज कोई बीस्ट नहीं बल्कि एक बारबेरियन है। उसके लिए वो जगह एक जीती जागती नर्क थी जहां से कोई जिंदा नहीं लौटता। सर्वेंट ने इसे पुरानी कहानी कहकर टाल दिया, पर मोलिना ने कहा कि एम्परर की बातों में दम था, क्योंकि जिन क्रीचर्स का उसने जिक्र किया था वो बाद में मिल गए। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए हार मान ली और कहा कि सब बातों के बाद भी किसी ने आज तक असली बारबेरियन नहीं देखा। मोलिना ने कहा, यह सच है। बाहर कैप्टन ने अचानक अपना हाथ उठाया और ग्रुप को रोक दिया। वो बर्फ के बीच कुछ देखने की कोशिश करने लगा। वहां कुछ है, उसने कहा। दूर से एक धुंधली सी शेप दिख रही थी। कैप्टन ने कहा कि अच्छी खबर यह है कि वो छोटा है, पर बुरी खबर यह है कि वो सीधा हमारी तरफ आ रहा है। मर्सनरीज अलर्ट हो गए और उस फिगर को देखने लगे जो स्टॉर्म से निकल कर आ रहा था। पहले लगा कि कोई अकेला इंसान है, पर फिर उन्हें डर लगने लगा। एक बारबेरियन की तरह वो बंदा बड़े आराम से उनकी तरफ बढ़ा। दूसरों के साथ रहना मुश्किल हो रहा था, इसलिए थोड़ा घूमने निकल गया। उसने बड़े नॉर्मल तरीके से कहा, मेरा नाम कैटल है, अचिन ट्राइब से। उसने पूरे ग्रुप को देखा और मुस्कुराया।
क्या बात है, स्नोफील्ड में अनजान लोग। लगता है मेरी किस्मत चमक गई। कैटल ने ग्रुप को देखा और गेस किया कि ये मर्सिनरीज हैं जो किसी मर्चेंट कैरावान की हिफाजत कर रहे हैं। उसने उन्हें वापस जाने की सलाह दी, पर उसे पता था वो नहीं मानेंगे। फिर कैरेज की तरफ देखकर उसने पूछा कि क्या उनका एम्प्लॉयर अंदर है। अचानक उसने एक प्यारी सी स्माइल दी और कहा, मैं भी हायर होना चाहता हूं। मर्सिनरीज हैरानी से उसे देखने लगे। फिर एक ने पूछा कि उसका क्या मतलब है। कैटल ने सफाई दी कि वो उन्हें स्नोफील्ड क्रॉस करने में हेल्प करेगा। उनका शक और बढ़ गया। एक लेजेंडरी बारबेरियन एक आम मर्सिनरी की तरह अपनी सर्विसेज क्यों ऑफर कर रहा है। एक ने वो सवाल पूछा जो सबके मन में था, क्या इसका मतलब तुम दुश्मन नहीं हो? कैटल ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया, अगर मैं दुश्मन होता तो तुम सब अब तक मर चुके होते। सबने एक दूसरे को देखा और डिसीजन के लिए कैप्टन की तरफ मुड़े। कैरेज के अंदर मुलीना और उसके सर्वेंट ने सब सुन लिया था। कैप्टन ने उसे सारी बात बताई। बारबेरियन एक हायर्ड गार्ड की तरह जुड़ना चाहता है। जब सर्वेंट ने पूछा कि अगर हम उससे लड़ें तो क्या होगा, तो कैप्टन ने तुरंत कहा कि ऐसा सोचना भी मत। मुलीना ने सब सुना और अपना फैसला सुनाया। उसे कह दो कि हम तैयार हैं। कैप्टन ने सर झुकाया और खबर देने बाहर चला गया। कैटल ये सुनकर मुस्कुरा दिया, पर वहां रुकने के बजाय वो सीधा कैरेज की तरफ बढ़ा। कैप्टन घबरा गया, पर कैटल ने उसे देखा और कहा, रिलैक्स, हम दोनों यहां एम्प्लॉयज हैं। मुझे मेरे एम्प्लॉयर से डायरेक्ट बात करनी है। कैप्टन ने वार्निंग दी कि अगर उसने कुछ भी सस्पिशियस किया तो वो पीछे नहीं हटेगा। कैटल ने कोई जवाब नहीं दिया। एक मर्सनरी ने डरते हुए पूछा कि क्या उसे मिलने देना सही है। वहीं दूसरे ने मजाक उड़ाया कि उसे रोकना नामुमकिन है। अंदर सर्वेंट पैनिक होने लगा जब मुलीना बाहर आने की तैयारी करने लगी, पर उसने उसे शांत रहने को कहा। तभी बाहर से कैटल की आवाज आई, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मुलीना हैरान रह गई, पर खुद को संभालकर उसने परमिशन दे दी। कैरेज का दरवाजा खुला और कैटल अंदर आया। उसने सर्वेंट को देखा और कहा, उम्मीद है तुम शांत हो गए होगे। मेरा तुम्हें चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। मुलीना को यकीन नहीं हो रहा था। लेजेंडरी बारबेरियन उसके ठीक सामने खड़ा था। उसने घबराते हुए हेलो कहा और उसने आराम से सर हिलाया। वहां की गर्मी देखकर कैटल ने कहा कि स्नोफील्ड में इतना टेम्परेचर मेंटेन करना मुश्किल होता होगा। मुलीना ने बताया कि यह मैजिक से होता है, जिस पे कैटल ने सर हिलाया, जैसे उसे इस दुनिया से यही उम्मीद थी। फिर वो सीधा पॉइंट पर आया। ये जगह खतरनाक है, उसने कहा। तुम्हारे इन मर्सिनरीज के साथ बचने के चांसेस बहुत कम है। तुम्हारी प्रोटेक्शन अब मैं करूंगा, पर मेरी एक कंडीशन है। मुलीना ने पूछा उसे क्या चाहिए। नॉलेज, कैटल ने जवाब दिया। इस स्नोफील्ड के बाहर की इंफॉर्मेशन, खासकर वो जो तुम जानती हो। मुलीना ने डिटेल्स पूछीं, पर उसने भरोसा दिलाया कि ये जानकारी शेयर करने से उसका कुछ नुकसान नहीं होगा। कोई और रास्ता ना देखकर वो मान गई। कैटल थोड़ा रिलैक्स हुआ। अच्छा है, अब तुम्हारा नाम क्या है? मुलीना ऑफ हाउस आकाशा, उसने जवाब दिया। मैं कैटल हूं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारे साथ काम करके खुशी होगी। सीन कैटल के थॉट्स पर शिफ्ट होता है। उसे याद आया कैसे वो एक फैंटेसी वर्ल्ड की लाइफ चाहता था और कैसे उसकी वो विश सबसे बुरे तरीके से पूरी हुई। एक सुबह, बिना किसी वार्निंग के, वो एक बारबेरियन के रूप में वाइट स्नोफील्ड के बीचों बीच जगा। क्यों हुआ ये समझने का वक्त नहीं था। सिर्फ ना खत्म होने वाली ठंड, पावरफुल मॉन्स्टर्स का खतरा और एक ट्राइब को लीड करने की जिम्मेदारी थी। हर दिन सर्वाइवल की एक जंग थी, और उसने ये सब दुख में झेला। कई सालों तक कैटल ने इस घटिया स्नोफील्ड से निकलने की कोशिश की, पर एक अनजान पावर ने, जो एक इनकम्प्लीट क्वेस्ट की तरह दिखती थी, उसे वहां बांध कर रखा था। और उसे तभी जाने की इजाजत थी जब वो पूरा हो जाए। उसने बहुत कोशिश की, पर वो टास्क कभी पूरा नहीं हुआ। जब वो हार मानने वाला था, तभी कभी कभी बाहर के लोग वहां आ जाते। उसे कभी समझ नहीं आया कि कोई अपनी मर्जी से इस नरक में क्यों आएगा, जब तक उसे एक ऐसी बात पता नहीं चली जिसने उसकी जीने की उम्मीद जगा दी। इस बर्फीले जेल के बाहर की दुनिया वही मैजिक और वंडर वाली फैंटेसी वर्ल्ड थी जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। उस पल से उसका मकसद बदल गया। अब वो सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं लड़ रहा था, वो भागने के लिए लड़ रहा था। उसे याद है वो साल जो उसने मॉन्स्टर्स को कुचलने और हर उस क्वेस्ट को पूरा करने में बिताए जो उसके सामने आया। हर कदम के पीछे बस एक ही सोच थी, एक दिन मैं यहां से बाहर निकलूंगा। और क्योंकि वो जा नहीं सकता था, इसलिए बाहरी लोगों से मिलने वाली छोटी छोटी जानकारी भी उसके लिए कीमती खजाना बन गई थी।
जितने भी इंसान उसे आज तक मिले थे, या तो वो उसे देखकर डर के मारे हमला कर देते थे या स्नोफील्ड के खौफ से पागल हो जाते थे। उसे किसी सभ्य इंसान से बात किए इतना वक्त हो गया था कि मोलिना से बात करना उसे सुकून दे रहा था, उन अनपढ़ बर्बेरियंस की सोहबत से एक राहत। सीन वापस प्रेजेंट में आता है। कैटल कैरेज की तरफ देखते हुए बड़े आराम से कहता है, तुम हथियार ले जा रही हो? मोलिना की आंखें फटी रह गईं। तुम्हें कैसे पता? मुझे यहां से उनकी आवाज आ रही है। कैटल ने सादा सा जवाब दिया, ये तो साफ है। मुझे बताओ, क्या बाहर कोई जंग चल रही है? मोलिना ने सर हिलाया। हाँ, एम्पायर और किंगडम के बीच जंग छिड़ी है। कैटल हल्का सा मुस्कुराया। तो बाहर की दुनिया भी उतनी शांत नहीं है। मोलिना ने बताया कि महान एम्पायर अपनी भारी तादाद से हमला कर रहा है, पर किंगडम हार मानने को तैयार नहीं है और अपने सोर्ड मास्टर्स और हीरोज के दम पर सरहदों की हिफाजत कर रहा है। इन नामों ने कैटल का इंटरेस्ट बढ़ा दिया। सोर्ड मास्टर्स, हीरोज, ये किस तरह की पावर इस्तेमाल करते हैं? क्या तुम्हें मिस्टिसिज्म के बारे में नहीं पता? उसने हैरानी से पूछा। मैं कभी इस जगह से बाहर नहीं गया, कैटल ने सपाट आवाज में कहा। मोलिना ने माना कि वो सब कुछ तो नहीं जानती, पर जितना पता है वो बताने लगी। मिस्टिसिज्म, उसने कहा, एक बहुत ही नायाब पावर है। बहुत कम लोग इसे महसूस कर पाते हैं और उससे भी कम इसका इस्तेमाल कर पाते हैं। इसके यूजर्स के रैंक होते हैं। थर्ड रैंक, जो सिर्फ इसे महसूस कर सकें। सेकंड रैंक, जो इसका इस्तेमाल कर सकें। फर्स्ट रैंक, जो इसे माना या ऑरा में बदल सके। नाइट्स, मेजेस और एलिमेंटलिस्ट्स इसी रैंक में आते हैं। फर्स्ट रैंक के पार ये सब क्लासिफिकेशन बेकार हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग इंसानी समझ से परे होते हैं। उसने ट्रांसेंडेंट रैंक वालों के बारे में बताया, जो अपनी मर्जी से मिस्टिसिज्म को काबू कर सकते हैं और धरती आसमान को चीरने की ताकत रखते हैं। एक सोर्ड मास्टर इसी रैंक में आता है। और उससे भी ऊपर होता है हीरो, एक ऐसा पौराणिक जीव जो सिर्फ इसे काबू नहीं करता, बल्कि दुनिया की किस्मत बदल सकता है। उसने आखिर में कहा कि एक थर्ड रैंक वाला भी किसी छोटे इलाके में महान माना जाता है। ये सुनकर कैटल मुस्कुराया। मैं उनसे मिलना चाहूंगा। मोलिना उसे दंग होकर देखने लगी। अंदर ही अंदर कैटल कड़वाहट से सोचने लगा। उसे नहीं पता वो यहाँ कब से फंसा है, बस इतना जानता है कि उसने हर पल सिर्फ जिंदा रहने के लिए गुजारा है। उसे बस ये पता है कि वो एक फैंटेसी वर्ल्ड के बीचों बीच एक स्नो फील्ड में है, और चाहे कुछ भी हो जाए, वो यहाँ से आज़ाद होकर रहेगा। कैटल की सोच और मजबूत हुई। उसने खुद को सुधारा। बाहर निकलना चाहता नहीं हूं, बाहर निकलना ही होगा। मोलिना ने बात आगे बढ़ाई और पूछा कि क्या वो वाकई पुरानी कहानियों वाला बर्बेरियन है। कह सकते हो, कैटल ने जवाब दिया, और उसके चेहरे से उसे लग गया कि उसे पहले ही शक था। उसने कन्फर्म किया कि उसके बारे में वाकई एक लेजेंड है, जिसे सुनकर कैटल हैरान रह गया। वो हंसा और समझ गया कि उसे पहले जो पागल आदमी मिला था, वही उसकी कहानी का एम्परर रहा होगा। फिर तुम्हारी कहानी शायद सच है, उसने मोलिना से कहा, क्योंकि बहुत पहले ऐसा एक आदमी यहाँ आया था। बदलते हुए कैटल ने अपनी आंखें सिकोड़ी। तुम इतने सारे हथियार लेकर स्नोफील्ड के सबसे खतरनाक रास्ते से क्यों जा रही हो? जब उसने वजह पूछी तो मोलिना ने बताया कि उसका खानदान पीढ़ियों से व्यापारी रहा है, पर दुश्मनों की चाल की वजह से वो कर्ज में डूब गए। ये सफर उसके परिवार की आखिरी उम्मीद है। कैटल ने उसे गौर से देखा और मुस्कुराया। तो तुम्हारा प्लान ये है कि तुम ये हथियार उस किंगडम को बेचोगी जिसकी एम्पायर से जंग चल रही है? मोलिना हैरान रह गई। तुम्हें कैसे? उसने आसानी से वजह समझा दी। तुमने कहा था कि एम्पायर बड़ी तादाद में हमला करता है, मतलब उनके पास हथियारों की कमी नहीं है। दूसरी तरफ किंगडम को उनकी सख्त जरूरत होगी। जब डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम हो तो दाम बढ़ जाते हैं। बाहर की चीजों की कीमत पता न होने पर भी मैं शर्त लगा सकता हूं कि ये मुनाफा इस पागलपन भरे सफर के खतरे से बड़ा है। उसने एक और बात जोड़ी, और तुम यहां से जा रही हो, इसका मतलब किंगडम तक जाने का कोई और रास्ता नहीं बचा। उनका इलाका एम्पायर की सरहदों से घिरा होगा। मोलिना ने मान लिया कि वो सही है। वो उसकी समझदारी देखकर दंग थी। ये उस बारबेरियन जैसा बिल्कुल नहीं था जिसके बारे में उसने सुना था कि वो एक जाहिल और अनपढ़ जानवर है। वो सोचने लगी कि कैटल वाकई कौन है। अचानक कैरेज को एक जोर का झटका लगा। सर्वेंट डर के मारे चिल्लाया। कैटल शांत रहा। बिन बुलाए मेहमान आ गए हैं, उसने कहा। बाहर बर्फ में से एक विशाल जीव निकला जो मर्सनरीज के सामने पहाड़ जैसा खड़ा था। उन्होंने उसे तुरंत पहचान लिया। एक ब्लैक स्लाइम, इसका यही नाम है ना? कैटल ने पूछा। मोलिना ने सर हिलाया और बताया कि आर्काइव्स में इस मॉन्स्टर का पूरा जिक्र है। सालों से कई ताकतवर एडवेंचरर्स यहां आए, कुछ ही वापस लौटे, पर जो लौटे उन्होंने इन ब्लैक स्लाइम के बारे में लिखा। वो कैटल की तरफ मुड़ी। तुम भी इसे जानते हो?
बिल्कुल, उसने बिना हिचकिचाए कहा। रबड़ जैसी चीजें हैं, स्नैक्स के लिए बुरी नहीं है, अच्छा खाना बन जाता है। सच में? मौलिना खौफ से देखने लगी। तुम इन्हें खाते हो? वो मुस्कुराया। क्या तुम एक ट्राई करना चाहोगी? हम कुछ शिकार कर सकते हैं। उसने पागलों की तरह सर हिलाया। नहीं शुक्रिया। बाहर ब्लैक स्लाइम ने हरकत की और हमले के लिए तैयार हुआ। सबकी आंखें कैटल पर थीं, पर उसने हाथ उठा दिया। हमारा एक पैक्ट हुआ है। मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा। इसका मतलब मैं तभी बीच में आऊंगा जब असली खतरा होगा। कैटल ने उस जीव की तरफ इशारा किया। इसे तुम खुद संभाल सकते हो। और वैसे भी मुझे देखना है कि बाहर की दुनिया में कितनी ताकत है। वो क्रीचर आगे बढ़ा और उसके भार से जमीन हिलने लगी। शील्ड्स अप! कैप्टन दहाड़ा। मर्सनरीज ने खुद को संभाला, पर स्लाइम के हमले के झटके ने उनकी लाइन हिला दी। एक फाइटर ने ऊंची छलांग लगाई ताकि उसे खत्म कर सके, पर उसे किसी कीड़े की तरह एक तरफ फेंक दिया गया। वो बर्फ में गिरते हुए उसकी ताकत को कोसने लगा। कैप्टन की आंखें सिकुड़ी, फिर उसे कुछ याद आया। ये सिर्फ सीधी लाइन में चल सकता है। फैल जाओ और मिलकर हमला करो। सब फौरन हरकत में आए और अपनी पोजीशन बदल ली। वो उसके हमलों से बचते हुए एक साथ वार करने लगे। तलवारें चमकने लगीं और स्लाइम के शरीर में गहरे घाव करने लगीं। वो जीव एक भयानक आवाज में चीखा, रुको मत, मारते रहो। कैप्टन शोर के बीच चिल्लाया, पर उनके लगातार वार काफी नहीं थे। आम हमले उसे सिर्फ धीमा कर पा रहे थे। इसके न्यूक्लियस को निशाना बनाओ, वो इसके अंदर ही कहीं है, कैप्टन ने ऑर्डर दिया। उसकी अपनी तलवार चमकने लगी और उसमें से गर्मी निकलने लगी। एक जोरदार चीख के साथ उसने अपनी तलवार नीचे उतारी और स्लाइम के शरीर को चीर दिया। एक लाल धड़कता हुआ कोर बाहर निकला और एक आखिरी वार से वो चकनाचूर हो गया। ब्लैक स्लाइम ढेर हो गया और उसका शरीर बर्फ में पिघलने लगा। हांफते हुए मर्सनरीज खुशी से चिल्लाने लगे, हमने सच में उसे मार दिया। उनकी खुशी एक गरजती हुई आवाज से रुक गई। उड़ती हुई बर्फ के बीच से एक विशाल व्हाइट वुल्फ निकला। गर्दन पर वार करो, एक मर्सनरी चिल्लाया और जंग फिर शुरू हो गई। एक फाइटर उस जानवर के ऊपर चढ़ गया और उसकी तलवार सफेद फर के बीच चमकने लगी। जब वुल्फ आखिर में गिर गया तो एक मर्सनरी ने मजाक उड़ाया कि स्नोफील्ड उतना खतरनाक नहीं है जितना कहानियों में बताते हैं। कैप्टन ने उसे गुस्से में देखा। ज्यादा हवा में मत उड़ो, अभी हम आधे रास्ते भी नहीं पहुंचे हैं। फिर बात कैटल पर आई। एक ने शक किया कि क्या ये भरबेरियन वाकई उतना ताकतवर है जितना कहानियों में कहा जाता है। आखिर उसने एक बार भी लड़ाई नहीं की। दूसरे ने कहा कि अगर ये हिफाजत के लिए हम पर डिपेंड है तो ये जरूर स्नोफील्ड की फूड चेन में सबसे नीचे होगा। उन्होंने उसकी ताकत आजमाने की बात कही। कैरेज के अंदर खामोशी थी। तभी एक मर्सनरी वहां आया। उसने मोलिना से बात करने की इजाजत मांगी और याद दिलाया कि वो इस मिशन के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं। अपने कॉन्ट्रैक्ट का सम्मान करते हुए मोलिना ने ईमानदारी से उसकी तरफ देखा। मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूं। आपकी हिम्मत के बिना मैं ये सफर शुरू भी नहीं कर पाती। बाकी सब तो नाम सुनते ही भाग गए थे। पर वो आदमी नहीं माना। एक बात हमें खटक रही है, इस बर्बेरियन ने लड़ाई में एक उंगली तक नहीं उठाई। हमें जानना है कि क्या वो वाकई इस वीआईपी ट्रीटमेंट के लायक है। सामने से कैप्टन बुदबुदाया कि उसने उन्हें रोकने की कोशिश की थी पर वो नहीं माने। कैटल, जो सब चुपचाप सुन रहा था, आखिरकार बोला, मुझे अपनी ताकत आजमाने में कोई दिक्कत नहीं है। उसने आराम से कहा, पर अभी नहीं। हमारे पास कुछ और मेहमान आए हैं, वो जो तुमसे पहले आए थे। तभी बर्फीली हवाओं में एक भयानक आवाज गूंजी। कितनी खुशी की बात है, कमजोर इंसान मेरे इलाके में आ गए। क्या दावत है। मर्सनरीज डर गए और इधर उधर देखने लगे। तभी वो सामने आया, एक विशाल डरावना व्हाइट सर्पेंट। उसका शरीर बर्फ में किसी जिंदा बुरे सपने की तरह रेंग रहा था। चिल्लाओ, तड़पो, तुम्हारा दर्द इस दावत का स्वाद बढ़ा देगा। उस जीव से निकलने वाली ताकत इतनी ज्यादा थी कि मोलिना और बाकी सब दर्द से कराहने लगे। कैटल आगे बढ़ा, उसकी आवाज तूफानी हवाओं को चीरती हुई निकली। बहुत हुआ, ये मेरे मेहमान हैं, यहां से चले जाओ। सर्पेंट ने अपना सर घुमाया और उसे देखा। तुम यहां क्यों हो बारबेरियन? तुम्हें रूल्स पता है, तुम्हारी ट्राइब का इलाका यहां से दूर है। ये तुम्हारे मतलब की बात नहीं है, कैटल ने सपाट जवाब दिया। सर्पेंट की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। कितनी मजाक वाली बात है। मैं अमर सांप हूं जिसे हमेशा के लिए अमरता का वरदान मिला है, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऑर्डर देने की? कैटल मुस्कुराया। तो लगता है तुम्हें थोड़ा सुधारने की जरूरत है। एक पल में वो आगे बढ़ा। इंसान और उस मॉन्स्टर के बीच हुई टक्कर से एक जबरदस्त धमाका हुआ जिसने स्नोफील्ड को हिला कर रख दिया। उस झटके से कैरेज हिल गई और मोलिना डर के मारे चीख पड़ी। जब धुंध छटी, कैटल उस घायल सांप के ऊपर खड़ा था। कुछ किस्म के लोग सिर्फ मार खाने के बाद ही सुनते हैं, उसने बुदबुदाया।
मोलिना उसे हैरानी से देख रही थी जब उसने फिर से अपना हथियार उठाया। फिक्र मत करो, उसने उससे कहा, मैं इसे जल्दी खत्म कर दूंगा। एक आखिरी और जोरदार वार होता है। सफेद रोशनी उस विशाल सर्पेंट के शरीर को पूरी तरह निगल लेती है और उसके गायब होते ही वहां सिर्फ भाप छोड़ती हुई बर्फ बचती है। वो मर्सनरीज जो अभी तक कैटल पर शक कर रहे थे, अब उसके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगते हैं। कैटल बस हाथ हिलाकर उन्हें मना कर देता है। ठीक है, किसी अजनबी पर भरोसा करना आसान नहीं होता। फिर वो मलीना की तरफ मुड़ता है और अपनी आंखें सिकोड़ कर कहता है, मेरा एक सवाल है। तुम्हारे कपड़ों और बात करने के तरीके से लगता है कि तुम सिर्फ एक मामूली खानदान की रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो। तुमने ये खतरनाक सफर खुद क्यों चुना? मलीना थोड़ा हिचकिचाती है, फिर बताती है, वो विलिका की बड़ी बेटी है जो लॉर्ड कसाकाशा की दासी थी। उसकी मां की शादी एक पॉलिटिकल समझौते के तहत हुई थी, जहां उन्हें इस्तेमाल करके छोड़ दिया गया। एक बेबस औरत जो एक दुख भरी जिंदगी में फंस गई। खानदान का हिस्सा होने के बावजूद उसे और उसकी मां को नौकरों जैसा समझा जाता था। उसने इस मिशन के लिए खुद को आगे किया ताकि वो एक मिसाल पेश कर सके। कैटल धीरे से सर हिलाता है। मैं देख रहा हूं कि तुम चालाक, लालची और महत्वाकांक्षी हो। अचानक वो अंतहीन बर्फ खत्म होती है और एक खूबसूरत नजारा सामने आता है। हरी भरी घास। वो स्नोफील्ड के एग्जिट पर पहुंच चुके हैं। मर्सनरीज हैरानी से रुक जाते हैं और उस बर्फीली बंजर जमीन के बाद इस हरियाली को देखने लगते हैं। मलीना शुक्रगुजार होकर कैटल की तरफ मुड़ती है। शुक्रिया। वो कंधे उचका देता है। हथियार बेचने के बाद तुम एम्पायर के रास्ते वापस जा सकती हो। वो रास्ता आसान होगा। पर मलीना अभी भी कुछ सोच रही थी। तुमने मुझे चालाक और महत्वाकांक्षी कहा, उसका क्या मतलब था? कैटल मुस्कुराया। वही जो मैंने कहा। फिर वो थोड़ा आगे झुककर समझाता है, तुम्हारा खानदान कभी बहुत इज्जतदार था, पर अब पैसों की कमी से जूझ रहा है। अगर तुम एक दासी की बेटी होकर भी आगे बढ़ती हो और डूबते हुए खानदान को बचाने का रास्ता निकालती हो, तो बताओ लोग किस पर भरोसा करेंगे? वो अपनी बात पूरी करता है। तुम्हारा असली मकसद अपने परिवार की सत्ता को हथियाना है ना? मलीना उसकी तरफ देखती है और धीरे से मान लेती है। तुम्हारा जवाब एकदम सही है। कैटल मुस्कुराता है। ये तो आम कहानी है। एक दासी की संतान विरासत पर हक जताने के लिए मुश्किल चुनौतियां पार करती है। मलीना मन ही मन उसकी तारीफ करती है। ये बारबेरियन उन दिखावटी बुद्धिजीवियों जैसा बिल्कुल नहीं था जिनसे वो पहले मिली थी। उसके पास तेज दिमाग और बेहिसाब पावर थी। वो सोचने लगी कि अगर ऐसी पावर जो व्हाइट सर्पेंट को बिना एक खरोंच के हरा दे, उसकी होती तो क्या होता। इसी सोच के साथ वो उसे एक ऑफर देती है। अगर तुम कभी स्नोफील्ड छोड़ने का सोचो तो मेरे पास आना। कैटल सर हिला देता है। अभी नहीं, मुझे यहाँ कुछ काम निपटाने हैं। मलीना ज्यादा दबाव नहीं डालती। इसके बजाय वो अपना एक छोटा गहना उसे देती है। अगर कभी बाहर निकलो तो आकाशा परिवार को ढूंढना, उन्हें ये दिखाना और वो जान जाएंगे कि तुम कौन हो। कैटल मुस्कुराकर उसे ले लेता है। मुझे याद रहेगा। वो एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और मलीना की कैरेज दूर निकल जाती है। 5 साल बाद स्नोफील्ड में कैटल के सामने चमकते हुए अक्षर आते हैं। क्वेस्ट नंबर 1784 पूरा हुआ। सारी शर्तें पूरी हुईं। इसके बाद एक और मैसेज आता है, अब आप स्नोफील्ड छोड़ सकते हैं। आखिरकार वो एक चमकती हुई बैरियर की तरफ बढ़ता है। उसे पार करते ही वो एक गहरी सांस लेता है। सालों बाद घास, जानवरों और बहते पानी की खुशबू उसके फेफड़ों में भर जाती है। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वो वापस उस अंतहीन बर्फ की तरफ मुड़ता है और चिल्लाता है, मैं उस नर्क में दोबारा कभी नहीं जाऊंगा। ये उसकी पहली जीत थी। उस फैंटेसी वर्ल्ड में उसका पहला कदम, जिसका उसने सपना देखा था। शुरुआत एक बुरे सपने जैसी थी, पर वो बच गया। अब ड्रैगन्स, एल्व्स, मैजिक और स्वॉर्ड्स उसका इंतजार कर रहे थे। उसने कसम खाई कि वो इस नई जिंदगी का हर पल इंजॉय करेगा। उसे पता था कि इसी दुनिया में पहुंचने की तड़प ने उसे इतने सालों तक जिंदा रखा था। तभी उसे आगे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। लोगों का हुजूम देखकर उसका दिल उछल पड़ता है। जरूर कोई गांव होगा, एक असली इंसानी बस्ती। वो सोच ही रहा होता है कि खुद को कैसे इंट्रोड्यूस करे, तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, मेरे प्यारे एल्व निवासियों, ये जगह हमारा नया घर होगी। कैटल रुककर देखता है कि एल्व्स का एक ग्रुप अपना सामान उतार रहा है और जश्न मना रहा है। एक जवान एल्फ एक बुजुर्ग से पूछता है, क्या हम यहाँ वाकई महफूज हैं? बुजुर्ग सर हिलाता है, हाँ, ये जगह बहुत दूर है और इंसान यहाँ नहीं पहुँच सकते। मैं स्नोफील्ड को लेकर तुम्हारी चिंता समझता हूँ। जवान एल्फ कहता है, वो बहुत करीब है। क्या होगा अगर वहां से मॉन्स्टर्स आ गए तो? बुजुर्ग मुस्कुराते हुए कहता है, हजारों सालों से वहां से कुछ बाहर नहीं आया और एहतियात के तौर पर हमने एक बैरियर खड़ा किया है। एंशिएंट एल्विन जादू इस जगह को बाहर वालों के लिए एक आम जंगल जैसा दिखाएगा। जब तक बैरियर है, हमें कोई नहीं ढूंढ पाएगा
और अगर मॉन्स्टर्स आए भी तो हमारे पास हमारी क्वीन है जिनसे स्नोफील्ड के दरिंदे भी डरते हैं। ठीक उसी वक्त कैटल जंगल के किनारे चलते हुए एक अजीब सी सनसनाहट महसूस करता है, जैसे वो किसी अनदेखी चीज को चीर कर अंदर आया हो। वो रुकता है और सोचता है कि क्या यहाँ कुछ अजीब था, पर उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसने एल्व्स का मैजिकल बैरियर तोड़ दिया है। जंगल में और अंदर जाते ही उसे एक छोटी खोई हुई एल्फ लड़की दिखती है। उसका दिल खुश हो जाता है। एक असली एल्फ, वो प्रजाति जिसका उसने सपना देखा था। उसे लगता है कि स्नोफील्ड की सारी तकलीफें वसूल हो गईं, पर वो लड़की डरी हुई थी और रो रही थी। कैटल बड़े प्यार से उसे हेलो कहता है, पर उसे देखते ही वो लड़की घबराकर बेहोश हो जाती है। कैटल उसे जमीन पर गिरने से पहले थाम लेता है। वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। खैर, अब क्या करूं? वो उसे वापस गांव ले जाने का फैसला करता है। उसे याद आता है कि कहानियों में एल्व्स बहुत दयालु होते हैं। अगर वो बच्ची को सही सलामत लौटा देगा तो वो जरूर उसका स्वागत करेंगे। पर जैसे ही वो बेहोश बच्ची को गोद में लेकर गांव पहुंचता है, नजारा बिल्कुल अलग होता है। एक औरत, जो शायद उस बच्ची की मां थी, खौफ से चीखती है, मेरी बच्ची! वो उस इंसान को देखकर कांपने लगती है। आसपास के सभी एल्व्स हथियार निकाल लेते हैं और उसे घूरते हैं। तुम कौन हो? तुमने बैरियर कैसे तोड़ा? कैटल अपनी पलकें झपकाता है। उसे समझ आता है कि जैसा उसने सोचा था वैसा कुछ नहीं हो रहा। बुजुर्ग आगे बढ़ता है। नामुमकिन, एक इंसान हमारी महफूज जमीन पर। तभी एक और एल्फ भागता हुआ आता है। बुजुर्ग, बैरियर में एक दरार आ गई है। बुजुर्ग का चेहरा सफेद पड़ जाता है। हमारी क्वीन कहाँ है? कोई जवाब देता है कि वो जासूसी के लिए बाहर गई हैं। कैटल अपना हाथ उठाकर उन्हें शांत करने की कोशिश करता है। रुको, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। एक योद्धा उसे धमकी देता है। बच्ची को वापस करो, वरना मैं तुम्हारा शिकार करूंगा। बुजुर्ग का चेहरा उतर जाता है। बैरियर टूट गया है। इंसानों को हमारी लोकेशन पता चल गई है। कैटल को समझ आता है कि वो उसे किडनैपर समझ रहे हैं। वो बच्ची को धीरे से जमीन पर रख देता है। अपने लोगों के पास जाओ। बच्ची डर के मारे अपनी मां की तरफ भागती है और जोर जोर से रोने लगती है। कैटल को थोड़ा दुख होता है। क्या मेरा चेहरा वाकई इतना डरावना है? स्नोफील्ड में तुम्हें ठीक ही दिखता था। देखो, उसने समझाने की कोशिश की। मैंने उसे लौटा दिया, मैं दुश्मन नहीं हूं। पर बुजुर्ग की आवाज गूंजती है। हॉस्टेज आजाद हो गई है, हमला करो। तीरों की बौछार उसकी तरफ होने लगती है। कैटल को ताज्जुब होता है कि कोई उसकी बात सुन भी रहा है या नहीं। जैसे जैसे तीरों की बारिश होने लगी, कैटल के मन में कड़वाहट भर गई। कहानियों में सुना था कि एल्व्स बहुत ही सभ्य, शांत और कुदरत से प्यार करने वाले जीव होते हैं, लेकिन यहाँ तो ये एल्व्स बहुत ही हिंसक और गुस्से वाले निकले। तभी उसे बात समझ आई। एल्व्स कुदरत के बीच रहते हैं और कुदरत का सबसे बड़ा कानून है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सच तो यह है कि उनकी ये क्रूरता समझ में आती है। उनकी शांति भाईचारे वाली नहीं, बल्कि दूसरों पर अपनी धाक जमाने वाली शांति है। जब तीरों की बौछार कैटल पर गिरी तो वो उसके शरीर से टकराकर ऐसे गिर गए जैसे पत्थर से रबर टकरा रहा हो। उसे एक खरोंच तक नहीं आई। वो अपनी जगह से हिला तक नहीं। उसने बड़े आराम से इसे स्वीकार किया। यही हकीकत है। एल्व्स वैसे बिल्कुल नहीं हैं जैसे कहानियों में उन्हें भोला और शांति प्रिय बताया जाता है। आसपास खड़े एल्व्स ये देखकर दंग रह गए। बुजुर्ग की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे लगा कि ये इंसान कौन सा जादुई हथियार, मैजिकल टूल इस्तेमाल कर रहा है। वो तुरंत होश में आया और चिल्लाकर हुक्म दिया, तीर चलाते रहो। हर किसी की एक हद होती है। कैटल अभी भी वहीं खड़ा था। उसने धीरे से एक ठंडी सांस ली। चलो, अब सब कुछ शांत करते हैं। उसने बस हल्का सा अपना पोस्चर बदला और उसके शरीर से पर्पल एनर्जी की एक बहुत बड़ी लहर निकली। एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ और एक जबरदस्त शॉक वेव चारों तरफ फैल गई, जिसने एल्व्स को हवा में सूखे पत्तों की तरह उड़ा दिया। जब धूल जमी तो वहां एक बहुत बड़ा गड्ढा बन चुका था। उस गड्ढे के बीचों बीच कैटल खड़ा था, बिल्कुल अडिग। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, उसने दोबारा भारी आवाज में कहा, जो डराने वाली तो नहीं थी, पर उसमें एक मजबूती थी। उसने हल्का सा माथा सिकोड़ा और मन ही मन सोचा, शायद मैंने कुछ ज्यादा ही ताकत लगा दी, थोड़ी सी ज्यादा। इससे पहले कि एल्व्स खुद को संभाल पाते, आसमान को चीरता हुआ एक दहकता हुआ तीर आया, जो फीनिक्स जैसी आग की लपटों से घिरा था और पूरे धमाके के साथ कैटल से टकराया। उस टक्कर से पूरा जंगल दहल गया और हर तरफ आग फैल गई। धुएं और आग की लपटों के बीच से वो आगे बढ़ी। शान और ताकत से भरपूर खड़ी थी एल्व्स की रानी मरिया हाशियन। यहाँ क्या तमाशा हो रहा है? उसने कड़कती आवाज में पूछा।
बुजुर्ग ने झुककर जवाब दिया, महारानी, एक इंसान ने बैरियर तोड़ दिया है और हम पर हमला किया है। रानी का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। तो वही हुआ जिसका मुझे डर था। अब ये जगह सुरक्षित नहीं रही। केटल ने अपनी आवाज ऊंची की और उसे समझाने की कोशिश की। रुको, मैं यहाँ किसी गलत इरादे से। पर बुजुर्ग उसे हैरानी से घूरता रह गया। वो अभी भी खड़ा था। इतने बड़े हमले के बाद भी वो जिंदा था। रानी ने अपनी आंखें सिकोड़ी। तो हमें तबाह करने के लिए एक और ताकतवर दुश्मन भेजा गया है। उसकी आवाज में नफरत साफ झलक रही थी। इंसान बहुत ही नीच प्राणी होते हैं। उसने अपनी उंगलियों के बीच एक चमकता हुआ तीर निकाला जिसमें से बिजली जैसी एनर्जी निकल रही थी। मैं मरिया हैशियन कुजा हूं, लीफ ट्राइब की रानी, और जो हमारा है उसे छीनने की हिम्मत के लिए तुम्हें कीमत चुकानी होगी। केटल ने गुस्से में अपने दांत पीसे। उसकी झुंझलाहट बढ़ रही थी। हम एक ही भाषा बोलते हैं, फिर ये लोग सुन क्यों नहीं रहे? क्या वाकई इंसानों और एल्व्स के बीच रिश्ते इतने खराब हैं? या फिर ये जानबूझकर मेरी बात अनसुनी कर रही है? उसके चेहरे के भाव बदल गए। ठीक है, फिर मैं वही करूंगा जो मैंने स्नोफील्ड में किया था। अगर बातों से काम नहीं चलता तो इन्हें इतना पीटो कि ये सुनने पर मजबूर हो जाएं। रानी ने अपना तीर छोड़ दिया। हवा में ही वो तीर एक विशाल डरावने स्पेक्ट्रल ड्रैगन के सिर में बदल गया, जो दहाड़ता हुआ केटल की तरफ लपका। केटल बिल्कुल नहीं हिचकिचाया। उसके मुक्के के चारों ओर एनर्जी चमकने लगी और उसने पलटवार की तैयारी की। एक जोरदार चीख के साथ उसने अपना मुक्का सीधा उस ड्रैगन के खुले हुए मुंह पर दे मारा। एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जिसने आसमान को सफेद रोशनी से भर दिया। उस शॉक वेव ने रानी को हवा में उड़ा दिया। वो जमीन पर जा गिरी, पूरी तरह सुन्न और घायल। कैटल ने अपने मुक्के को देखा और आह भरी। मुझे वाकई अपनी ताकत पर थोड़ा काबू रखना होगा। मैदान के दूसरी तरफ रानी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये तो मेरी कल्पना से भी कहीं ज्यादा ताकतवर है। उसे एक टक्कर से उसे समझ आ गया कि ये इंसान कम से कम एक ट्रांसेंडेंट लेवल का योद्धा है। पर क्यों? ऐसा ताकतवर इंसान यहाँ क्या कर रहा है? उसने खुद को संभाला। सब लोग फौरन यहां से निकलो, उसने हुक्म दिया। एल्व्स पीछे हटने लगे। कैटल की तरफ देखकर उसने ठंडी आवाज में कहा, मैं तुम्हारी ताकत को मानती हूं, पर तुम यहां जो भी ढूंढने आए हो उसे कभी हासिल नहीं कर पाओगे। कैटल ने अपना जबड़ा भींचा। ये तो पूरा रायता फैल गया। मैं तो बस बात करना चाहता था। पर रानी अभी रुकी नहीं थी। वो धीरे धीरे पुराने प्राचीन मंत्र पढ़ने लगी, जिससे आसपास गर्मी और ताकत बढ़ने लगी। ये एक समनिंग थी। उसके नीचे की जमीन से एक सींगों वाला जानवर निकला, जो पूरी तरह शुद्ध आग की लपटों में घिरा था। एक महान आत्मा, यानी ग्रेट स्पिरिट। इसका नाम था वी गो, एक आग का सांड जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके अंदर स्पिरिट रेल्म की सबसे शुद्ध आग होती है। कैटल का सीना उत्साह से भर गया। स्नोफील्ड के मॉन्स्टर्स डरावने तो थे, पर वो अजीबोगरीब और घिनौने थे, जैसे कोई बुरा सपना। पर ये कुछ अलग था। उसके सामने एक सांड खड़ा था जो जिंदा आग से बना था, और उसके सींग पिघले हुए सोने की तरह चमक रहे थे। ये महज कोई जानवर नहीं था, ये एक असली स्पिरिट थी। कैटल ने अपनी चमकती आंखों से सोचा, ये है असली फैंटेसी। रानी की आवाज कड़क और हुक्म भरी थी। जाओ, दुश्मन का सफाया कर दो। उस ताकतवर फायर स्पिरिट ने नथुने फुलाए और अपनी भारी गूंजती आवाज में बोला, समनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हमेशा से एक मुसीबत रहे हैं, कितनी झंझट है। खामोश रहो, रानी ने उसे टोका। मनी मन वो थोड़ा परेशान थी। ताकतवर स्पिरिट्स हमेशा से पुराने और घमंडी होते हैं। उसने ये कॉन्ट्रैक्ट एक दूसरी ट्राइब की मदद से हासिल किया था, और उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे ऐसे हालात में इसे बुलाना पड़ेगा। अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करो, उसने फिर हुक्म दिया। वीगो की जलती हुई नजरें कैटल की तरफ मुड़ी। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक इस इंसान को मारना होगा। वो रुका। कैटल की मौजूदगी में कुछ ऐसा था जिससे उसकी आग फड़फड़ाने लगी। ये ऑरा, क्या ये वाकई एक इंसान था? इस बीच कैटल उस पल की भव्यता में खोया हुआ था। फिर अचानक उसे होश आया कि यहां जिस दुश्मन को खत्म करने की बात हो रही है वो खुद वही है। उसका उत्साह एक ठंडी निराशा में बदल गया। वीगो की आवाज और गहरी और नफरत भरी हो गई। एक इंसान की इतनी हिम्मत कि वो कुदरत की प्रजाति पर कब्जा करना चाहे, मैं तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा। वो स्पिरिट बिजली की तेजी से आगे बढ़ा, आग और गुस्से का एक पहाड़। कैटल ने खुद को तैयार किया। एक शॉक वेव ने हवा को दो हिस्सों में चीर दिया। रानी उस ताकत से पीछे हट गई, पर जब उसने आंखें खोली तो उसे यकीन नहीं हुआ। कैटल मजबूती से खड़ा था। उसने वीगो के जलते हुए सीन को एक हाथ से ऐसे पकड़ा हुआ था जैसे वो कुछ भी ना हो। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। अब हुई ना बात, ये आसान है। मैं मॉन्स्टर्स को कुचलने में कभी नहीं हिचकिचाता। एक ही झटके में कैटल ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उस धमाके ने पूरे जंगल को तहस नहस कर दिया। चट्टानें टूट गईं और उसकी गूंज ऊपर आसमान तक गई। रानी उस भयानक शॉक वेव के बीच चीख पड़ी।
जो जंगल कभी हरा भरा था, अब वहां सिर्फ एक बहुत बड़ा गड्ढा बचा था। उस गड्ढे के बीच में कैटल रानी की तरफ बढ़ा, जो घायल हालत में जमीन पर पड़ी थी। उसने हार मान ली थी और गिड़गिड़ाते हुए बोली, कम से कम मेरे लोगों को छोड़ दो। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, कैटल ने शांति से कहा। वो खामोशी से उसे देखती रह गई। काफी बहस और सुनने के बाद आखिरकार एल्व्स ने सच मान लिया। वो उन्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया था। खुद रानी उसके पास आई और माफी मांगते हुए अपना सर झुकाया। हमने तुम्हें पहचानने में बहुत जल्दी की और मुझे बेहद अफसोस है कि मैंने एक बच्ची को बचाने वाले को अपना दुश्मन समझ लिया। कैटल ने सर हिलाया। मैं तुम्हारी सावधानी समझ सकता हूं। तुम्हें इंसानों ने तुम्हारे घर से निकाला है, तो शक होना लाजमी है। फिर भी मुझे बुरा लगा कि किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। रानी ने उसे गौर से देखा। तुम उन इंसानों जैसे नहीं हो जो हमारा शिकार करते हैं। कैटल ने कहा, यह पहली बार है जब मैंने किसी एल्फ को देखा है। व्हाइट स्नो फील्ड में कोई नहीं होता। उस शापित जगह का नाम सुनते ही रानी की आंखें फैल गईं। व्हाइट स्नोफील्ड? तो क्या तुम एशन बारबेरियन हो? कैटल मुस्कुराया। अजनबी मुझे इसी नाम से बुलाते हैं। हाँ, रानी ने हैरानी से सर हिलाया। मुझे लगा था कि वहां किसी इंसान का जिंदा रहना नामुमकिन है। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें आ गईं। अगर तुम वहां से आ सकते हो, तो क्या कोई और भी वहां से निकल सकता है? कैटल ने मना कर दिया। मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता, पर मुझे नहीं लगता। वहां के नियम ड्रैगन्स भी नहीं तोड़ सकते। पता नहीं क्यों, पर सिर्फ मैं ही था जो वहां से बाहर आ सका। शायद किसी क्वेस्ट को पूरा करने की वजह से। मेरा केस एक बहुत ही अलग मामला है। रानी की आंखों में राहत दिखी। कैटल ने उसकी तरफ देखकर साफ शब्दों में कहा, और तुम्हारा वो पालतू जानवर, वो सांड तो बीच से बिल्कुल आधा कट गया था। रानी हल्का सा मुस्कुराई। चिंता की कोई बात नहीं है। स्पिरिट्स कुदरत का हिस्सा है। वो इंसानों की तरह नहीं मरते। वो बस वापस स्पिरिट वर्ल्ड में लौट गया है। उसकी आवाज अब औपचारिक हो गई। मैं अपनी बदतमीजी के लिए माफी मांगती हूं। अगर तुम कुछ चाहते हो तो मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगी। स्पिरिट शब्द कैटल के दिमाग में घूम रहा था। क्या एक इंसान जो एल्फ नहीं है, वो भी किसी स्पिरिट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? वो हिचकिचाई। आमतौर पर यह नामुमकिन है, पर फिर उसने सोचा, कुछ इंसान जो कुदरत के बहुत करीब होते हैं, वो ऐसा कर सकते हैं। कैटल की दिलचस्पी बढ़ गई। फिर मुझे बताओ कैसे? थोड़ी देर बाद उसने जवाब दिया, तुम्हें एल्टो जाना चाहिए। एल्व्स की मुकद्दस जमीन, जहां हमारे देवता रहते हैं। वहां तुम्हें शायद कोई ऐसी स्पिरिट मिल जाए जो तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने को तैयार हो। और क्या मेरे जैसा इंसान वहां जा सकता है? मेरी सिफारिश पर शायद हाँ, पर तुम्हें उसकी लोकेशन गुप्त रखनी होगी। मन ही मन वो खतरा तौल रही थी। एल्टो हमारे लोगों का दिल है। कोई भी एल्फ उसकी जगह किसी दूसरी प्रजाति को नहीं बताता। इंसानों से खतरा बहुत बड़ा है। फिर भी उसने अपना फैसला ले लिया। उसने एक चमकता हुआ क्रिस्टल निकाला और कैटल की तरफ बढ़ाया। इसे लो। अगर तुम मुकद्दस जमीन पहुंच भी गए तो हमारे देवता तुम्हारा इम्तिहान लेंगे, पर मुझे यकीन है तुम पास हो जाओगे। तुम्हारी यात्रा सुरक्षित हो। कैटल ने वो क्रिस्टल ले लिया। शुक्रिया। मैं मरिया हाशियन कूजा हूं, लीफ ट्राइब की रानी। और तुम? कैटल, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बारबेरियन। कुछ समय बाद कैटल जंगल के बीच से बहुत तेजी से निकल रहा था। उसका हर कदम बहुत लंबी दूरी तय कर रहा था। जल्द ही वो जेहरा किंगडम के बारकोन इलाके की सरहद पर पहुंच गया। दरवाजे पर खड़े गार्ड्स दूर से आती एक गरजती हुई आवाज और एक भयानक ताकत को अपनी तरफ बढ़ते देखकर घबरा गए। कैप्टन का चेहरा सख्त हो गया। घंटी बजाओ, सभी गार्ड्स इकट्ठे हो जाओ। जमीन एक धमाके के साथ फट गई और कैटल वहां मजबूती से उतरा। चारों तरफ धूल और मलबा उड़ रहा था और कैप्टन तो दंग रह गया। आखिर ये क्या बला है? कैटल ने हाथ उठाकर बड़े आराम से सलाम किया। क्या तुम यहाँ के गार्ड्स हो? सिपाहियों ने अपनी तलवारों पर पकड़ मजबूत कर ली और एक दूसरे को शक भरी नजरों से देखने लगे। उनमें से एक धीरे से फुसफुसाया, क्या ये शोर इसी की वजह से था? दूसरे सिपाही की आंखें कैटल के स्लेटी बालों और उसके सीने पर बने गहरे निशान को देखकर फटी की फटी रह गईं। ये तो एशन बारबेरियन है। जैसे ही कैटल आगे बढ़ा, उन्होंने अपने हथियार उसकी तरफ तान दिए। आगे मत बढ़ना, वरना हम हमला कर देंगे। कैटल ने बहुत ही शांति से जवाब दिया, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। चलो बस बात करते हैं। उनमें से एक गार्ड ने डरते हुए थूक निगला, तो फिर तुम हमसे चाहते क्या हो? कैटल ने अपना हाथ उठाया और शहर के मुख्य दरवाजे यानी गेट की तरफ इशारा किया। पास खड़े गार्ड ने तेवर चढ़ाए।
इसका क्या मतलब है? क्या तुम एंट्रेंस की तरफ इशारा कर रहे हो? कैटल ने साफ शब्दों में कहा, मैं तुम्हारे इलाके में दाखिल होना चाहता हूं। गार्ड का मुंह खुला का खुला रह गया। तुम क्या चाहते हो? कैटल ने बस इतना कहा, बाद में बात करेंगे। कुछ देर बाद एक साधारण पर कड़ी सुरक्षा वाले कमरे में गार्ड कैप्टन टेबल के दूसरी तरफ बैठे कैटल को गौर से देख रहा था। तो तुम्हारा इकलौता मकसद यहां से सिर्फ गुजरना है? कैटल ने जवाब दिया, अगर मुमकिन हो तो मैं यहां कुछ समय के लिए रुकना चाहूंगा। कैप्टन ने टेबल थपथपाई और पूछा, नाम? कैटल। कोई पहचान का सबूत या कोई ऐसा शख्स जो तुम्हारी गारंटी ले सके? कैटल ने पहले तो मना किया, फिर उसे मलीना का दिया हुआ वो क्रेस्ट याद आया। स्नोफील्ड से बाहर निकलो तो इसे आकाशा परिवार को दिखाना। उसने अपना हाथ सामान की तरफ बढ़ाया और वो क्रेस्ट मेज पर रख दिया। क्या इससे काम चलेगा? कैप्टन की आंखें सिकीड़ी। कैटल ने समझाया कि ये आकाशा परिवार का क्रेस्ट है जो उसे उसी खानदान की एक वारिस ने दिया था। कैप्टन अपनी कुर्सी पर पीछे की तरफ झुका। आकाशा, डिनियन किंगडम का वो मशहूर व्यापारी खानदान। उसने अपनी ठोड़ी सहलाई। मुझे याद है, सालों पहले मैंने सुना था कि उस खानदान की एक टोली स्नोफील्ड की तरफ गई थी और कमान बदलने के बाद उनका रसूख बहुत तेजी से बढ़ा। कैटल ने पूछा, तो क्या ये क्रेस्ट मेरी पहचान कंफर्म करने के लिए काफी है? कैप्टन ने माना कि ये दिखने में नकली तो नहीं लग रहा, पर ये हमारे राज्य का नहीं है, इसलिए मैं इसे पूरी तरह कंफर्म नहीं कर सकता। कुछ देर सोचने के बाद उसने एक शर्त रखी, मैं तुम्हें अंदर जाने की इजाजत दूंगा, पर एक शर्त पर। कैटल ने अपनी भौएं चढ़ाईं। वो क्या? कैप्टन बोला, 3 और लोग हैं जिनकी पहचान कंफर्म नहीं है और वो शहर में दाखिल होना चाहते हैं। तुम उनके साथ एक टीम बनाओगे और पास के एक डंजन को साफ करोगे ताकि तुम ये साबित कर सको कि तुम हमारे लिए कोई खतरा नहीं हो। कैटल मुस्कुराया, ये तो मेरी उम्मीद से भी आसान है। कैप्टन ने आगे झुकते हुए कहा, ज्यादा खुशमत हो, एक दूसरी शर्त भी है। डंजन क्लियर करने के बाद तुम मुझे वहां के ऑपरेशन की एक एक बारीक रिपोर्ट दोगे। कैटल तुरंत उसकी चाल समझ गया। चालाक है ये। अनजान लोगों से एक दूसरे पर नजर रखवाओ, उनकी रिपोर्ट्स को आपस में मिलाओ और देखो कौन झूठ बोल रहा है। कैप्टन ने बात बदलते हुए पूछा, वैसे क्या तुम वाकई एक बारबेरियन हो? कैटल ने बिना किसी झिझक के कहा, हाँ, हूं। कैप्टन ने अपना सर हिलाया। मैंने आज तक तुम्हारे जैसा बारबेरियन नहीं देखा। हमेशा लगा था कि वो एक अनपढ़ और जाहिल कौम है। उसने मीटिंग खत्म की। बस इतना ही, तुम अभी निकल सकते हो। दूसरी तरफ वेटिंग रूम में अलियांद्रो टायरैनिस, जो खुद को एक होली नाइट कहता था, गुस्से में इधर उधर टहल रहा था। मुझे एक घटिया ठग के साथ डंजन में क्यों जाना पड़ रहा है जो दूसरों को लूटता है? अपनी कुर्सी पर बैठे चोर कासेन हॉक ने मुस्कुराकर पलटवार किया। ओह, अभी भी बुरा लग रहा है क्योंकि किसी दूसरे चोर ने तुम्हारे हाथ साफ कर दिए थे? क्या इसीलिए मुझ पर चिल्ला रहे हो बुड्ढे? अलियांद्रो की आंखें गुस्से से सुलग उठीं। एक चोर की हिम्मत कैसे हुई एक होली नाइट की बेइज्जती करने की? कासेन ने उसके पुराने और जंग लगे कवच को देखकर मजाक उड़ाया। अगर तुम असली होली नाइट होते तो इस हालत में यहां नहीं होते। मान लो तुम भी मेरी तरह बस एक आवारा योद्धा हो। हम एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अलियांद्रो ने मेज पर जोर से हाथ मारा। दोबारा वो बात मत कहना। क्यों? तुम्हें लगता है कि ये कबाड़ तुम्हारी हिफाजत करेगा? कासेन ने मजाक उड़ाया। इससे पहले की बात और बिगड़ती, एक नरम आवाज ने तनाव को कम किया। बस कीजिए। तीसरी सदस्य, एक प्रीस्टेस जिसका नाम हाई ऑफ कुशिया था, उनके बीच आ खड़ी हुई। उसकी आंखों में चिंता थी। हमें मिलकर काम करना है और आप लोग अभी से लड़ रहे हैं? तभी गार्ड कैप्टन कमरे में आया। डंजन के लिए कम से कम 4 लोगों की जरूरत है। तुम्हारा एक और साथी आ रहा है। प्रीस्टेस ने हाथ जोड़े। उम्मीद है कि आखिरी वाला इंसान नॉर्मल हो। कैप्टन ने कहा। वो आ गया। दरवाजा खुला और कैटल अंदर आया। तीनों उसे देखकर दंग रह गए। उनके चेहरों पर हैरानी और शक साफ दिख रहा था। कैटल ने उन तीनों को देखा और मजे में पूछा, तो तुम लोग मेरी टीम हो? तीनों के चेहरे के भाव देखने लायक थे। प्रीस्टेस ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, ये तो बहुत विशाल है। क्या ये वाकई एक इंसान ही है? कासेन की आंखें सिकड़ी। वो इस नए आने वाले की पावर महसूस कर पा रहा था। हेलो, कैटल ने एक बेफिक्र मुस्कान के साथ कहा। कैप्टन ने गला साफ किया और कहा कि मैं बाहर जा रहा हूं, तब तक तुम लोग अपना परिचय दे दो। कैटल ने शुरू किया, मैं कैटल, एक बारबेरियन हूं। उसने चोर की तरफ देखा। और तुम? चोर ने बेमन से कहा, कासेन। कैटल फिर उस कवच वाले आदमी की तरफ मुड़ा। और तुम अलियांद्रो टायरैनिस हो? उस तथाकथित होली नाइट ने अकड़कर जवाब दिया। कैटल ने उत्सुकता से पूछा, क्या तुम होली पावर इस्तेमाल करते हो?
अलियांड्रो ने अपनी नजरें चुराईं। ठीक तरह से नहीं, मैं एक अलग किस्म का होली नाइट हूं। मैं उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगली बारी प्रीस्टेस की थी। मैं कुशिया की प्रीस्टेस हूं, जो झूठ और धोखे के देवता हैं। कैटल ने अपनी आंखें झपकाईं। तो फिर तुम्हारी पहचान कंफर्म क्यों नहीं है? तुम तो एक पुजारी हो। उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ गई। क्योंकि जिस देवता की मैं सेवा करती हूं, उन्हें ज्यादा इज्जत की नजरों से नहीं देखा जाता। परिचय खत्म होने के बाद कैप्टन वापस आया। अगर तुम तैयार हो तो निकल सकते हो। चारों एक अजीब सी खामोशी और सावधानी के साथ निकल पड़े। डंजन की जगह पहुंचकर एक गार्ड ने पत्थर के एक बहुत बड़े दरवाजे की तरफ इशारा किया। ये 3 मंजिला गहरा है। अंदर अनडेड मॉन्स्टर्स हैं। तुम्हारा काम है इसे साफ करना और एक क्रेस्ट ढूंढना। कैटल ने कासेन की तरफ देखा। शुरू करने से पहले तुम प्लान समझाओ। कासेन ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, जी सर। कैटल मुस्कुराया। सर कहना छोड़ो, अब हम साथी हैं। कासेन ने स्ट्रैटेजी समझाई। कैटल और योद्धा अलियांद्रो फ्रंट लाइन संभालेंगे। मैं ट्रैप्स ढूंढूंगा। प्रीस्टेस पीछे से अपनी डिवाइन पावर से सपोर्ट देगी। चलो फिर, चलते हैं। कैटल ने जोश में कहा और अंधेरी गुफा की तरफ बढ़ गया। अंदर गलियारे अंतहीन लग रहे थे। कोई जाल नहीं, कोई बंद दरवाजा नहीं, बस एक डरावनी और बेचैन कर देने वाली खामोशी। कासेन ने माथा सिकोड़ा। कुछ ज्यादा ही साधारण लग रहा है। अचानक वो रुका और सबको रुकने का इशारा किया। सामने मॉन्स्टर है। कैटल ने अंधेरे में अपनी आंखें गड़ाईं। मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। फिर कासेन ने जमीन की तरफ इशारा किया। हड्डियों के टुकड़े, स्केलेटन्स। जैसे ही तुम पास जाओगे, ये हमला करने के लिए उठ खड़े होंगे। कासेन समझ गया कि कैप्टन सिर्फ उन्हें आजमा नहीं रहा, बल्कि ये मुसीबत खड़ी करने वाले बाहरी लोगों से पीछा छुड़ाने का एक तरीका है। स्केलेटन्स, कैटल ने धीरे से इस शब्द को दोहराया। अलियांद्रो ने भारी आवाज में कहा, ये बहुत ताकतवर होते हैं। अगर तुम इनके हाथ पैर काट दो, तब भी ये आगे बढ़ते रहते हैं। और हड्डियों के होने की वजह से इनकी डिफेंस बहुत हाई होती है। ये डंजन अब मुश्किल होने वाला है। कासेन ने फिर से कमान संभाली। प्रीस्टेस, अपने डिवाइन पावर तैयार रखो। अलियांद्रो, शील्ड उठाओ। कैटल, तैयार हो जाओ। इनकी गर्दन पर निशाना लगाना, वही इनका कमजोर हिस्सा है। कैटल ने मन ही मन सोचा, कासेन एक अच्छा लीडर है। जैसे ही वो आगे बढ़े, जमीन को चीरकर एक स्केलेटन बाहर निकला। उसकी खाली आंखों के गड्ढों में एक हल्की रोशनी चमक रही थी। पूरी टीम तैयार हो गई, पर कैटल ने बस अपना हाथ उठाया और कड़क, एक साधारण से वार ने उस स्केलेटन की खोपड़ी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसका पूरा शरीर हड्डियों के ढेर में बदल गया। कैटल ने अपनी हथेली से जादुई धूल को झाड़ा। अलियांद्रो, हाय और कासेन तीनों की बोलती बंद हो गई। कैटल हंसते हुए बोला, जैसा कासेन ने कहा था, गर्दन हटाते ही ये चलना बंद कर देता है। कासेन ने अजीब तरीके से हंसते हुए कहा, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। स्केलेटन्स हड्डियों से बने जीव हैं, और इनकी हड्डियां आम हड्डियों से बहुत ज्यादा सख्त होती हैं। एक माहिर तलवारबाज के लिए भी इन्हें एक बार में काटना बहुत मुश्किल है, और बिना ऑरा के तो ये लगभग नामुमकिन है। ऊपर से ये स्केलेटन इस डंजन की माना से और भी मजबूत बना हुआ था। गर्दन की हड्डियों को महज काटना नहीं, बल्कि उन्हें पीस देना तो किसी भी हाल में मुमकिन नहीं था। उसे पता था कैटल ताकतवर है, पर इतना? उसे शक होने लगा कि क्या ये वाकई एक इंसान ही है। वहां अब सिर्फ धूल का ढेर बचा था, और वो तीनों अभी भी उसे हैरानी से देख रहे थे। कैटल ने कहा कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। सबने तुरंत हाँ कहा और उसके पीछे पीछे चलने लगे। कैटल ने कहा, जल्दी की कोई जरूरत नहीं है। कासेन ने उसे सल्यूट किया, जबकि हाय और अलियांद्रो के मन में बस एक ही बात थी कि वो जिंदा बच जाएं। जैसे जैसे वो आगे बढ़े, कैटल को जमीन पर एक और स्केलेटन का सर दिखा। कासेन ने पूछा कि वो क्यों रुक गया। तभी अचानक हजारों स्केलेटन जमीन से बाहर निकलने लगे। हाय चिल्लाई और कासेन और अलियांद्रो लड़ाई के लिए तैयार हो गए। पर कैटल ने कहा कि मुझे एक छोटा सा काम है। उन्होंने पूछा क्या? तो कैटल ने कहा कि वो इन सब स्केलेटन से अकेला लड़ना चाहता है, क्योंकि उसे कुछ टेस्ट करना है। उन्होंने कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी, और हाय भी मान गई। कैटल ने उन्हें शुक्रिया कहा और एक स्केलेटन की तलवार उठाकर धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। वो सब सोच में पड़ गए कि आखिर ये करने क्या वाला है। कैटल बोला, ये वाकई बहुत दिलचस्प है। उसे ये देखकर अचंभा हो रहा था कि आखिर ये स्केलेटन खुद को जोड़ कैसे लेता है। तभी एक स्केलेटन अपनी तलवार पीछे खींचकर उस पर हमला करने के लिए उछला। कैटल ने उसकी तलवार को अपनी 2 उंगलियों के बीच दबोच लिया और उसे बीच से चटका दिया। उसने मजे लेते हुए पूछा, अब क्या करोगे? स्केलेटन ने अपनी आधी टूटी हुई तलवार पीछे खींची और दीवार से उछलकर कैटल पर सीधा हमला किया। कैटल बस 1 इंच पीछे हटा, जिससे तलवार ने उसके सिर्फ कुछ बाल काटे। वो बहुत एक्साइटेड दिख रहा था। उसने पूछा, अब क्या करोगे? उसने स्केलेटन की कलाई पकड़ी और उसे मसल कर धूल बना दिया। उसका हाथ कटकर नीचे गिर गया।
स्केलेटन ने अपने कटे हुए हाथ को देखा। वो कंफ्यूज था। फिर उसने कैटल को घूर कर देखा। उसने पैर से अपनी तलवार हवा में उछाली और उसे अपने बाएं हाथ से पकड़ लिया। कैटल को यह देखकर बड़ा मजा आया। अरे, इसे तो दूसरे हाथ से लड़ना भी आता है। स्केलेटन ने अपनी तलवार को उल्टा पकड़कर हमला किया, पर कैटल ने उसका दूसरा हाथ भी उखाड़ दिया। वो गिरते गिरते बचा और फिर से अपने टूटे हुए हाथ से कैटल पर झपटा। कैटल ने उसे फिर से तोड़ दिया और बोला, ये चीज तो वाकई काफी समझदार है। हाई ये देखकर खौफ में थी कि कैटल उसके साथ खिलौने की तरह खेल रहा है। अलियान्द्रो और कासेन को भी लगा कि वो बस मजे ले रहा है, जबकि असलियत में वो उसे समझ रहा था। कैटल ने उसे मारना शुरू किया और कासेन डर के मारे कांपने लगा। जब स्केलेटन की खोपड़ी जमीन पर गिरी तो कैटल ने उसे घूरते हुए कहा कि सिर्फ सर के दम पर तुम नहीं हिल पाओगे। उसने अपना पैर उठाया और उसे कुचलते हुए बोला, यह वाकई बहुत मजेदार था। उसने अपनी टीम से माफी मांगी कि क्या उन्हें ज्यादा इंतजार करना पड़ा। कासेन ने झट से कहा, बिल्कुल नहीं, आप अपना पूरा वक्त लीजिए। कैटल ने उसे शुक्रिया कहा। वहां अब सिर्फ हड्डियों का ढेर बचा था। कैटल ने कहा कि वो आगे बढ़ने के लिए तैयार है। सबने यस सर कहा और उसके पीछे चल दिए। वो एक जगह रुक गए और कैसेन ने बताया कि हमें यहां से जाना होगा क्योंकि यही रास्ता सेकंड फ्लोर की तरफ जाता है। वो सीढ़ियों से नीचे जाने लगे और कैसेन ने एक ठंडी आह भरते हुए कहा कि अगर हम थोड़ी देर आराम कर लें तो बेहतर होगा। कैटल ने उनकी तरफ देखा और सोचकर बोला, हाँ ये ठीक रहेगा। कैसेन ने झुककर उसे शुक्रिया अदा किया। वो सब वहां बैठ गए, पर माहौल बहुत ही अजीब और ऑकवर्ड था। कैटल ने कहा कि मुझे इस डंजन के बारे में कुछ पूछना है। हाय ने पूछा, क्या? कैटल ने कहा कि नया सीखने की चाह रखना एक अच्छी खूबी है, और वैसे तो मुझे भी बहुत ज्यादा नहीं पता, पर मैं जितनी मदद कर सकूंगी जरूर करूंगी। कैटल ने उसका शुक्रिया अदा किया। हाय ने पूछा कि उसे किस बात की जिज्ञासा है। कैटल ने पूछा, ये डंजन आबादी वाले इलाके के इतने करीब है, तो क्या यहाँ के मॉन्स्टर्स और इस जगह से कोई परेशानी नहीं होती? हाई ने बताया कि आमतौर पर मॉन्स्टर्स डंजन के बाहर नहीं निकलते, हालांकि इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। ऐसी चीज़ों की पहचान पहले ही कर ली जाती है और उन्हें निपटा दिया जाता है। कैसेन ने गला साफ करते हुए बताया कि डंजन्स एक नेचुरल फिनोमिनन है। कभी ये गुफाओं के रूप में दिखते हैं तो कभी टावर्स के रूप में। ज़्यादातर डंजन्स घनी आबादी वाले इलाकों के पास ही प्रकट होते हैं। कैटल ने कहा, अब समझ आया कि ये यहाँ क्यों है। हाय ने बताया कि जब कोई डंजन प्रकट होता है तो वहाँ का लोकल लॉर्ड उसके खतरे के लेवल को चेक करता है और फिर हमारे जैसे आउटसाइडर्स, मर्सनरीज या गार्ड्स को उसे क्लियर करने के लिए भेजा जाता है। कैटल ने इसे दिलचस्प बताया और पूछा कि क्या ये शहर के अंदर पैदा नहीं होते। हाय ने कहा, हाँ, ये हमेशा शहर से थोड़ी दूरी पर ही निकलते हैं। कैटल ने पूछा कि क्या इसे जीतने पर कोई रिवॉर्ड मिलता है। हाय ने कहा, हाँ, आखिरी मंजिल पर एक बॉस होता है और उसे हराने पर बहुत से रिवॉर्ड्स मिलते हैं। इतने बड़े डंजन के लिए इनाम भी बड़ा होगा। कैटल हंसते हुए बोला, ये तो बिल्कुल किसी गेम जैसा है। हाय ने पूछा उसका क्या मतलब है, तो उसने बात टाल दी कि वो खुद से बात कर रहा था। उसने एक और सवाल पूछा कि आखिर इन डंजन्स को बनाता कौन है। हाय उलझन में पड़ गई। उसने कहा, ये तो कुदरती तौर पर निकलते हैं, इन्हें कोई बनाता नहीं है। कैटल ने कहा कि इसमें बहुत सी अजीब बातें हैं। सबसे पहले, ये हमेशा ऐसी जगह निकलते हैं जैसे चाह रहे हों कि इन्हें एक्सप्लोर किया जाए। ये बस्तियों के पास निकलते हैं और लोगों को खजाने का लालच देते हैं। कुदरती होने के लिए ये बहुत ज्यादा सोची समझी चाल यानी डेलिब्रेट लगती है। हाय ने कहा कि आपकी बात में दम तो है। ये बात तो इतनी आम थी कि मैंने कभी इस पर सवाल ही नहीं उठाया। कासिम ने भी कहा कि उसने कभी इस बारे में नहीं सोचा। उनके लिए तो ये दुनिया का दस्तूर था। वो सब सोचने लगे कि एक बारबेरियन दुनिया की कड़वी सच्चाई पर सवाल कैसे उठा रहा है, क्योंकि दुनिया तो यही जानती है कि बारबेरियन जाहिल, जंगली और पत्थरदिल होते हैं। पर अगर वो कैटल को देखें तो वो किसी भी हाल में एक आम बारबेरियन नहीं लग रहा था। कैटल ने कहा कि ये सब बहुत दिलचस्प है और कासेन अपनी सोच से बाहर आया। कैटल ने पूछा, क्या सबने आराम कर लिया है? सब खड़े हो गए और बोले, हाँ। कैटल ने कहा, तो फिर आगे चलते हैं। जैसे जैसे वो सेकंड फ्लोर की गहराई में गए, कैटल को जमीन पर एक चेस्ट दिखा। कासिम ने बताया कि ये एक ट्रेजर चेस्ट है, जो इस मेज का एक इनाम है और ये उसका हो सकता है अगर वो इसे खोल सके। पर यह कहना जितना आसान था, करना उतना ही मुश्किल। ऐसे चेस्ट के लिए एक मास्टर रोग की जरूरत होती है जिसकी लॉक पिकिंग स्किल्स बहुत जबरदस्त हों, और इतने बड़े लेवल का चोर इस डंजन में क्या करेगा। इसलिए उन्होंने तय किया कि वो इस संदूक को छोड़ देंगे। कैटल ने कासिन को उसे खोलने को कहा। कासिन घबरा गया कि आखिर ये मुझसे ही क्यों कह रहा है। कैटल ने कहा कि ये खजाना है और तुम एक रोग हो। कासिन कुछ कहना चाहता था, पर कैटल ने उसे बीच में ही टोक दिया कि ये एक रोग का काम है कि वो ट्रेजर चेस्ट्स को संभाले, इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं। कासिन जानता था कि वो गलत नहीं कह रहा, पर एक समस्या थी। अगर उसे ताले खोलना आता होता तो वो आज इस हालत में नहीं होता।
वो एक मामूली सा चोर था जिसे गिल्ड तक भाव नहीं देती थी, पर वो कैटल को सच नहीं बता सका, क्योंकि कैटल बहुत एक्साइटेड दिख रहा था। अगर उसने सच बोला तो कैटल निराश हो जाएगा। कासिम के दिमाग में कैटल की वो डरावनी छवि आ गई, जहां वो स्केलेटन्स को ढूल बना रहा था। वो नहीं चाहता था कि उसके साथ भी ऐसा ही हो। वो अंदर से रो रहा था, पर बाहर से उसने मजाकिया अंदाज में कहा कि ठीक है, मैं कोशिश करता हूं। उसने ताला खोलने की कोशिश शुरू की और मन ही मन सोचा कि अगर मैं फेल हुआ तो यहां से जिंदा नहीं बचूंगा। कैटल बड़े चाव से उसे देख रहा था। कासिम ने खुद को याद दिलाया कि जब वो दूसरों के लिए पोर्टर का काम करता था, तब उसने क्या स्किल्स देखी थीं। उसे कुछ याद नहीं आ रहा था, पर उसने अपनी पूरी जान दांव पर लगा दी। उसे पता था कि उसके खानदान की इज्जत और उसकी जान इसी ताले पर टिकी है। कासिम को अचानक कुछ महसूस हुआ और कैटल ने देखा कि वो कांप रहा है। कैटल खुशी के आंसू रोने लगा और चिल्लाकर बोला, ये खुल गया। मुझे ये बंदा वाकई पसंद आने लगा है। हाई भी बहुत उत्साहित थी। उसने कहा कि मैंने सुना था कि सिर्फ बहुत ही काबिल चोर ही ट्रेजर चेस्ट खोल सकते हैं, लेकिन अपनी आंखों से ये देखना वाकई अद्भुत है। तुम सच में कमाल हो कैसन। कैटल ने कहा कि ये वाकई बहुत प्रभावशाली है। कैसन खुद भी हैरान था। उसने कहा कि ये तो नामुमकिन लग रहा था, पता नहीं ये कैसे हो गया। उसने आगे कहा कि मुझे हमेशा अपनी मेहनत पर गर्व था और मुझे लगता था कि मैं जीने के लिए अपना बेस्ट दे रहा हूं, लेकिन इस पल में, अपनी जिंदगी में पहली बार, मुझे खुद पर शक हो रहा है कि क्या मैं सच में अतीत में अपनी पूरी मेहनत कर रहा था। कैटल ने पूछा कि इसके अंदर जो सामान है उसकी कीमत क्या होगी। हाई ने बताया कि इतने खजाने से एक साधारण परिवार 1 महीने तक बहुत आराम से रह सकता है, और अगर वो चाहें तो काफी लग्जरी लाइफ भी जी सकते हैं। कैटल हंसा और बोला, क्या वाकई ऐसी बात है। फिर उसने कैसन से कहा कि तुम इन सारे रिवॉर्ड्स का ख्याल रखो। कैसन ने कहा, जी सर। उसने संदूक से एक कीमती प्याला, चैलिस, निकाला और उसे बड़ी हसरत भरी निगाहों से देखने लगा। तभी कैटल ने उसे आवाज दी, जिससे कैसन इतना डर गया कि उसके मुंह से चीख निकल गई। कैटल ने पूछा कि क्या उसे किसी मदद की जरूरत है, पर कैसन चुप रहा। कैटल को लगा कि शायद उसे चोट लगी है, लेकिन कैसन ने हड़बड़ाते हुए कहा कि उसने कुछ नहीं किया है, जिससे वो तीनों और भी उलझन में पड़ गए। कुछ समय बाद, जब वे डंजन में आगे बढ़ रहे थे, हम देखते हैं कि कैसन ने सामान से भरा हुआ एक बड़ा सा झोला उठाया हुआ है। कैटल ने सबको रुकने का इशारा किया, क्योंकि आगे कुछ स्केलेटन्स खड़े थे। उनकी हड्डियों को देखकर लग रहा था कि वे संख्या में 4 हैं। कैटल ने कहा कि इनमें से 3 को मैं संभालूंगा। सब समझ गए कि इसका क्या मतलब है। उसने आगे कहा कि वो आखिरी वाला स्केलेटन उन तीनों के लिए छोड़ देगा। कैसन ने कहा कि ये एक असली मुकाबला होने वाला है, और अलियांद्रो और हाई भी लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार थे। जैसे ही कैटल आगे बढ़ा, वो स्केलेटन्स जागने लगे। कैसन ने कहा कि जब भी मैं इन हड्डियों को आपस में जुड़ते हुए देखता हूं, तो मेरे शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। अब जब चारों स्केलेटन्स पूरी तरह खड़े हो चुके थे, कैटल ने सबको तैयार रहने को कहा। हाई ने अपनी जादुई शक्ति, बफ, का इस्तेमाल किया, जिससे उन तीनों के चारों तरफ एक सुनहरी आभा, गोल्डन ऑरा फैल गई। कैटल ने उन्हें लड़ाई शुरू करने को कहा और कैसन सीधा हमला करने के लिए लपका। उसने एक स्केलेटन की गर्दन पर वार किया, लेकिन वो उसे गिराने के लिए काफी नहीं था। तभी जब बाकी स्केलेटन्स ने कासिम को घेरने की कोशिश की, कैटल ने उन्हें पकड़ लिया और जैसा उसने वादा किया था, 3 स्केलेटन्स को खींचकर एक तरफ ले गया। उसने कहा कि ये एक नायाब नज़ारा है और तुम लोग बीच में दखल मत दो। मैं चाहता हूं कि तुम तीनों मिलकर इस एक को संभालो। उस स्केलेटन ने अपनी तलवार उठाई और अलियांद्रो पर वार किया, जिसे अलियांद्रो ने अपनी शील्ड से रोक लिया। तलवार और शील्ड के टकराने से चिंगारियां निकल रही थीं। कासेन दीवार से उछला और पीछे से हमला करने के लिए उसकी पीठ की तरफ बढ़ा। हाई ने इस मौके का फायदा उठाया और शैडो ऑफ कन्फ्यूजन नाम का एक स्पेल इस्तेमाल किया, जिससे अलियांद्रो को एक बहुत बड़ा बफ मिला और वो सोने की तरह चमकने लगा। वो बिजली की तेजी से आगे बढ़ा और अपने वार से स्केलेटन की गर्दन काट दी। स्केलेटन अपने घुटनों के बल गिर पड़ा, लेकिन हमने देखा कि उसकी गर्दन पूरी तरह नहीं कटी थी, बस उसमें एक दरार या फ्रैक्चर आई थी। वो स्केलेटन हंसने लगा, उसे लगा कि वो बच गया है। कैटल भी जोर जोर से हंसने लगा, क्योंकि वो पहले ही बाकी 3 स्केलेटन्स का काम तमाम कर चुका था। उसने कहा कि एक पार्टी की असली स्किल्स को अपनी आंखों से देखना वाकई प्रभावशाली है, और ऐसा मौका कम ही मिलता है। फिर उसने खोपड़ी को अपने हाथ से मसल दिया और बोला कि अब जब सारे रास्ते साफ हैं, तो मैं ये तमाशा एंजॉय करना चाहता हूं। कासेन ने दोबारा हमला किया और अब उन तीनों को समझ आ गया था कि कैटल असल में उनका टेस्ट ले रहा है। वो बेचारा स्केलेटन अब डरा हुआ और उलझन में लग रहा था, क्योंकि वो तीनों अब उस पर पहाड़ बनकर टूट रहे थे। उन तीनों को लग रहा था कि अगर उन्होंने आज अपनी कमजोरी दिखाई तो वो मारे जाएंगे। उन्हें किसी वजह से लग रहा था कि कैटल उन्हें मार देगा। उन्होंने उस स्केलेटन को बुरी तरह मारना शुरू किया, जब तक कि उसकी खोपड़ी जमीन पर नहीं गिर गई।
अलियांद्रो अपने घुटनों के बल गिर गया और बाकी दोनों भी पूरी तरह थक चुके थे। कैटल ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि जो लोग मोलिना के साथ आए थे वो वाकई ताकतवर रहे होंगे। फिर वे तीसरी मंजिल पर पहुंचे जहां स्केलेटन्स की तादाद और भी ज्यादा थी, लेकिन कैटल के नेतृत्व में उन्हें आगे बढ़ने में कोई खास दिक्कत नहीं हुई। आखिरकार जब सब बहुत ही सीरियस और तैयार लग रहे थे, वे डंजन के सबसे गहरे हिस्से में पहुंच गए। अब उनके सामने एक सिंहासन था जिस पर एक स्केलेटन बैठा था जिसे स्केलेटन नाइट कहा जाता है। हाय ने कहा कि यहाँ ऐसी किसी चीज का होना नामुमकिन है। कैटल ने पूछा कि क्या ये उन दूसरों से अलग है जिनसे हम अब तक लड़े हैं। उन्होंने बताया कि ये बहुत ताकतवर है। हाय ने समझाया कि एक स्केलेटन नाइट वो होता है जिसके पास एक लंबी तलवार और एक शील्ड होती है, और जब तक कोई नाइट लेवल का योद्धा ना हो इसे हराना नामुमकिन है। हमारे पास इससे लड़ने की कोई काबिलियत नहीं है। कैटल ने पूछा कि अगर हम इसे नहीं हरा पाए और वापस जाने का फैसला किया तो क्या होगा। हाय ने कहा कि उस स्थिति में राज्य से मंजूरी मांगी जाएगी, और अगर हमारा फैसला जायज लगा तो बिना किसी परेशानी के इसे स्वीकार कर लिया जाएगा। कैटल मुस्कुराया। हाय ये देखकर हैरान थी कि वो पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ रहा है। कैटल ने कहा कि इसे पीट देना ही सबसे जायज फैसला है। जैसे ही वो आगे बढ़ा वो स्केलेटन नाइट अपनी नींद से जागने लगा।